हाँ जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका वॉइस पाठशाला में। यहाँ पर हम क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे विद कंसेप्ट क्लियरिटी। आज की क्लास के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर इस चैप्टर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम मोटी मोटी 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। इस 3 चीजों के अंदर सबसे पहले क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जेंडर डिवीजन के बारे में। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो ये जो चैप्टर है ये मेनली 3 टॉपिक्स के अंदर डिवाइडेड है। एक जेंडर और पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, और कास्ट एंड पॉलिटिक्स। आज के लेक्चर के अंदर हम जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने वाले। तो आज के हमारे जो ये लेक्चर का गोल है वो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। अब ये क्या होता है जेंडर एंड पॉलिटिक्स, आपको अभी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। मैं बोलता हूं कि हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है। अब हमारी सोसाइटी कैसे भी डिवाइड हो सकती है, लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड हो सकती है कि कोई बोलते हैं कि तुम हिंदी बोलने वाले हो, तुम मराठी बोलने वाले हो, तो तुम तमिल बोलने वाले हो, तुम कन्नड़ बोलने वाले हो। तो आप लैंग्वेज के बेसिस में सोसाइटी को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे आप सोसाइटी को बहुत तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आप रिलीजन के बेस पे सोसाइटी को डिवाइड कर सकते हैं। मैं मेजॉरिटी रिलीजन से आता हूँ, मैं माइनॉरिटी रिलीजन से आता हूँ। ऐसे ही आप सोसाइटी को कास्ट के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। मैं फॉरवर्ड क्लास से आता हूँ, तुम बैकवर्ड क्लास से आते हो। ऐसे ही हम सोसाइटी को जेंडर के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। हमने मेल और फीमेल के बेसिस पे सोसाइटी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये जो सोसाइटी में डिवीजन है, ये 3 तरीके का डिवीजन हम पढ़ेंगे। बाकी डिवीजन के बारे में हम इसमें नहीं पढ़ने वाले। पहला डिवीजन है, हमने सोसाइटी को जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। इसका मतलब हमने सोसाइटी को मेल और फीमेल में डिवाइड कर दिया। दूसरा, हमने सोसाइटी को रिलीजन के बेस पे डिवाइड कर दिया। हमने सोसाइटी को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी रिलीजन में डिवाइड कर दिया। तीसरा, हमने सोसाइटी को कास्ट के बेस पे डिवाइड कर दिया। एक आपने बोल दिया फॉरवर्ड क्लास, एक आपने बोल दिया बैकवर्ड क्लास। जब आप सोसाइटी को डिवाइड करते हो तो इसमें कुछ लोगों को तो फायदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन जेंडर डिवीजन की बात करें तो अपन ने सोसाइटी को मेल में डिवाइड कर दिया, अपन ने सोसाइटी को फीमेल में डिवाइड कर दिया। जब आपने डिवाइड किया तो कुछ को फायदा हो रहा है, कुछ को नुकसान हो रहा है। तो फायदा किसको हो रहा है, मेल को हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है, फीमेल को नुकसान हो रहा है। अब इनको जब नुकसान हो रहा है, फीमेल को फॉर एग्जांपल नुकसान हो रहा है, इनके नुकसान की बात जब तक हम पॉलिटिक्स में नहीं करेंगे और इनके नुकसान का कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, तब तक ये इनको नुकसान होता रहेगा, इनको प्रॉब्लम होती रहेगी। तो इस डिवीजन की बात हम पॉलिटिकल साइंस में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस डिवीजन की बेसिस की वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रही है, और इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप इनकी पॉलिटिक्स में बात नहीं करोगे, इनके लिए कोई लॉ नहीं बनाओगे। तब तक ये डिवीजन बना रहेगा, और जब तक ये डिवीजन बना रहेगा तब तक लोगों को प्रॉब्लम होती रहेगी। तो ये जो चैप्टर है इसका एक मोटा मोटा बैकग्राउंड है। देखो क्या लिखा हुआ है, आवर सोसाइटी इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन, हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो हमारी सोसाइटी हमने जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बेस पे क्या कर दी, डिवाइड कर दी। जब हमने डिवाइड की, दिस सोशल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इज नॉट गुड फॉर नेशन। जब हमने ये डिवीजन किया तो ये डिवीजन एक देश के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें किसी सेक्शन को प्रॉब्लम होगी, किसी को नहीं होगी। तो जिनकी प्रॉब्लम होगी उनकी बात करनी जरूरी है। व्हेन दिस डिवीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, जब आप इस डिवीजन की बात पॉलिटिक्स में करते हो कि इस डिवीजन की वजह से इन लोगों को नुकसान हो रहा है, तो इन जिन लोगों को नुकसान हो रहा है उनके सोल्यूशन की भी बात की जाएगी। व्हेन दिस डिवीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, many disadvantaged group get benefits, for example women, minorities and lower caste।
जब आप इस डिवीजन की बात पॉलिटिक्स में करते हो तो इसकी वजह से क्या होता है, जिन लोगों को नुकसान हो रहा है इस डिवीजन की वजह से उनको फायदा होता है। किनको फायदा होगा? वुमेन को होगा, माइनॉरिटीज को होगा, बैकवर्ड क्लास को होगा। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक आई गेस आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्लास के अंदर हम सिर्फ इस डिवीजन की बात करेंगे, जेंडर डिवीजन की। रिलीजन और कास्ट डिवीजन की बात हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे, तो आपको बने रहना है अगर इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना है। तो अब सबसे पहले हमने सोसाइटी जेंडर के बेसिस पे डिवाइड किए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जेंडर का मतलब क्या होता है? जेंडर का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। आपने किसी आदमी को मेल बोल दिया, किसी को फीमेल बोल दिया, और उनका बोलने का बेस क्या है? बायोलॉजिकल डिफरेंस। बायोलॉजी के टर्म्स में मेल अलग है और फीमेल अलग है। जब आपने जेंडर के बेस पे सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, इसको अपन बोलते हैं जेंडर डिवीजन। तो आपने क्या किया? सबसे पहले तो जेंडर आइडेंटिफाई किया और इस जेंडर के बेसिस पे आपने सोसाइटी को मेल और फीमेल में बांट दिया। जब आपने सोसाइटी को मेल और फीमेल में बांटा, इसी को हम बोलते हैं जेंडर डिवीजन। इसको हम बोलते हैं जेंडर डिवीजन। तो सवाल ये आता है कि ये जेंडर डिवीजन है क्या? जेंडर डिवीजन है क्या? जेंडर डिवीजन मतलब आपने सोसाइटी को जो है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डिवाइड कर दिया। जब आपने सोसाइटी को जेंडर के बेस पे डिवाइड किया, इसका मतलब क्या है? किसी को तो फायदा हो रहा है और किसी को नुकसान हो रहा है। किसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, किसी को कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। कोई इसमें एडवांटेज में है, कोई इसमें डिसएडवांटेज में है। तो जेंडर डिवीजन क्या होता है? इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट जेंडर इन सोसाइटी। मतलब अलग अलग जेंडर के पास में इनइक्वालिटी है, मतलब किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, पेमेंट, प्रोग्रेशन एंड बेनिफिट। जेंडर के बेसिस पे किसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, किसी को ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, किसी को ज्यादा प्रोग्रेस मिल रही है, किसी को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। ये जो जेंडर डिवीजन है ये हायरार्कियल है इन सोशल डिवीजन। इसका मतलब इसमें हायरार्की बनी हुई है, कोई ऊपर होगा, कोई इसमें नीचे होगा। ऊपर कौन है? मेल है, और नीचे कौन है? फीमेल है। इनके पास में मोर अपॉर्चुनिटीज है और फीमेल के पास में लेस अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। पीपल थिंक जेंडर डिवीजन इज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है ये जो जेंडर डिवीजन सोसाइटी में है ये नेचुरल है और अनचेंजेबल है। इसका मतलब ये हमने नहीं बनाया, ये भगवान ने ही बनाया है। हाँ, भगवान ने आदमी और औरत को अलग बनाया, लेकिन आदमी और औरत को अलग देखना ये जो है हमने बनाया है। तो लोगों को लगता है कि जो जेंडर डिवीजन है कि मेल को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, फीमेल को कम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये नेचुरल है और ये अनचेंजेबल है, लेकिन ये सच नहीं है। विच इज बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट इट इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। ठीक है, अभी देखो मैं एक बार वापस बता देता हूं। जेंडर क्या होता है? बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल। आपने जेंडर के बेस पे सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, जिसको हम बोलते हैं जेंडर डिवीजन। अब ये जेंडर डिवीजन क्या है? जब आपने सोसाइटी को जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, इसकी वजह से किसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी को कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये जो जेंडर डिवीजन है ये हायरार्कियल है इन नेचर, मतलब इसमें कोई ऊपर है, कोई इसमें नीचे है। लोगों को लगता है ये जो जेंडर डिवीजन है ये नेचुरल है, ये अनचेंजेबल है और बायोलॉजी ये डिसाइड करके भेजती है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ये लोगों के स्टीरियोटाइप और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बेस्ड है। अब इस जेंडर डिवीजन की वजह से क्या होता है ना, सोसाइटी में एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। आपने जेंडर के बेस पे सोसाइटी डिवाइड की, उसकी वजह से किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। ये तो एक इसका ड्रॉबैक है। इसका दूसरा ड्रॉबैक है कि इस जेंडर डिवीजन की वजह से सोसाइटी में क्रिएट होता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन जेंडर डिवीजन लीड टू सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। देखो मैं इसको एक बार आपको वापस समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने बोला कि आपने जेंडर के बेस पे क्या किया, सोसाइटी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये जो सोसाइटी को डिवाइड किया इसको आपने बोला जेंडर डिवीजन। ये जो जेंडर डिवीजन है ये कैसा है? इसके अंदर अनइक्वालिटी है, किसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, किसी को कम है। और ये कैसा इन नेचर है? हायरार्कियल है, सोशल हायरार्की के अंदर बना हुआ है। लोगों को लगता है ये नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये स्टीरियोटाइप के ऊपर बेस्ड है। इस जेंडर डिवीजन की वजह से सोसाइटी के अंदर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो क्रिएट होता है। अब ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है?
सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? नाम क्या कह रहा है? डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब आपने काम को भी बांट दिया। काम को कैसे बांटा? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो आपने जेंडर देख के कुछ काम मेल को दे दिया, कुछ काम फीमेल को दे दिया, तो आपने काम जो बांटा उसका आधार क्या बना? जेंडर बना। काम जो बांटा उसका आधार क्या बना? जेंडर बना। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जिसको अपन जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर भी बोलते हैं, ये क्या है? देखो, सेक्सुअल सोशल डिवीजन अंडर विच अनइक्वल रोल्स आर असाइन्ड बेस्ड ऑन जेंडर ऑफ द पर्सन। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर या जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? जब आपने जेंडर के बेस पे लोगों के अंदर काम को भी क्या कर दिया? बांट दिया। फॉर एग्जाम्पल, आदमी के काम क्या है? अर्निंग एंड ऑल वर्क आउटसाइड होम। आदमी को कौन सा काम दे दिया? घर के सारे बाहर का काम और पैसे कमाना। औरत को आपने क्या काम दे दिया? होम बेस्ड वर्क, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, टेकिंग केयर ऑफ किड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अभी देखो वापिस देखो क्या पढ़ा हमने? पढ़ा जेंडर के बेस पे हमने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। सोसाइटी को जब हमने डिवाइड किया, इस जेंडर के बेस पे हमने काम को भी क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। बाहर के काम मेल को दे दिए, घर के काम फीमेल को दे दिए। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि जो फीमेल है उनके बाहर का जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल ही कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि आपने बाहर के काम सारे मेल को दे दिए और घर के काम सारे किसको? फीमेल को दे दिए। तो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। एक तो फीमेल को लेस अपॉर्चुनिटी है, दूसरा फीमेल की बाहर कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने आपको एक और लाइन बोली थी, ये वाली लाइन, कि लोगों को लगता है ये जो जेंडर डिवीजन है ये नेचुरल है और ये अनचेंजेबल है, जबकि ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये स्टीरियोटाइप और एक्सेप्शन के ऊपर बेस्ड है, ये नेचुरल नहीं है। तो इसके कैसे हमको पता चलता है कि जो जेंडर डिवीजन है ये नेचुरल नहीं है और ये स्टीरियोटाइप के ऊपर बेस्ड है? कैसे पता चलता है? इसका एग्जांपल देखो। जेंडर डिवीजन इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप एक्सप्लेन। ये एक सवाल बन सकता है आपका एग्जाम के अंदर कि जो जेंडर डिवीजन है ये नेचुरल नहीं है, ये स्टीरियोटाइप और एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड है, इसको एक्सप्लेन करो। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? जब हम देखते हैं when we see men also perform roles of women when paid for work, for example tailor and hotel shift। हमने जेंडर डिवीजन की वजह से क्या कर दिया? हमने काम को भी क्या कर दिया? डिवाइड किया। घर के बाहर के काम आदमी करेगा, घर के अंदर के काम फीमेल करेगी। लेकिन हमने देखा कि जब आप आदमी को पैसा देते हो तो वो आदमी औरत के काम भी कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, होटल में जाओगे तो सारे शेफ कौन है? ज्यादातर आपको मेल दिखेंगे। टेलर की दुकान पे जाओगे तो ज्यादातर टेलरिंग कौन कर रहा है? आदमी कर रहा है। और ये कुकिंग और टेलरिंग काम किसका है? वैसे औरत का काम है। आदमी ने तो बोला कि ये जो कुकिंग काम है, टेलरिंग काम है, ये औरत का काम है, लेकिन वो खुद कर रहा है। जब वो खुद कर रहा है इसका मतलब वो नेचुरल नहीं है। अगर वो नेचुरल होता तो आदमी कभी भी जो है वो औरत के काम नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि आदमी औरत का काम भी कर रही है और औरत आदमी का काम भी कर रहे हैं। तो ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है ये नेचुरल नहीं है, ये स्टीरियोटाइप के ऊपर बेस्ड है। ऑल्सो सीन वुमेन वर्किंग आउटसाइड। हमने आदमी को औरत के काम करते हुए देखा और औरत को आदमी के काम करते हुए देखा। फॉर एग्जांपल, रूरल एरिया में देखेंगे तो जो वुमेन है वो पानी कलेक्ट करती है, कलेक्ट फ्यूल मतलब लकड़ी कलेक्ट करती है और खेतों में भी काम करती है। अर्बन एरिया में देखेंगे तो पुअर वुमेन जो है वो डोमेस्टिक मतलब मेड का काम कर रही है और मिडिल क्लास वुमेन जो है वो ऑफिस में जा रही है। इसका मतलब औरतें बाहर का काम कर रही है और आदमी घर का काम भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है ये नेचुरल नहीं है। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? चले आगे। अब देखो रिजल्ट ऑफ जेंडर डिवीजन एंड जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। जब आपने सोसाइटी को जेंडर के बेस पे डिवाइड किया और उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर आया, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई? इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई कि जो वुमेन है उसका बाहर के काम या जो आप बोल दो पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या हो गया? बिल्कुल लो हो गया। क्योंकि आपने काम बोल दिया कि घर के बाहर के काम कौन करेगा? आदमी करेगा। तो घर के बाहर के काम औरतें कर ही नहीं रही है, बहुत कम कर रही है। तो जब बहुत कम कर रही है तो वुमेन का पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या हो गया? बिल्कुल ही खत्म हो गया। रिजल्ट ऑफ जेंडर डिवीजन एंड जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। इसका रिजल्ट क्या हुआ? मोस्ट वुमेन डू डोमेस्टिक एंड आउटसाइड वर्क बट ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड और रिकग्नाइज्ड। ज्यादातर औरतें घर का काम भी कर रही है, बाहर का काम भी कर रही है, लेकिन ये जेंडर डिवीजन और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्या हुआ? औरतों का काम की कोई वैल्यू नहीं है। औरतों को जैसे घर का काम दे दिया तो घर के काम की कोई वैल्यू नहीं है।
ठीक है। देयर रोल इन पब्लिक लाइफ एक्सपेशली इन पॉलिटिक्स इज मिनिमल। जो वुमेन है उनका पब्लिक लाइफ के अंदर रोल और पॉलिटिक्स के अंदर रोल क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि बाहर के काम किसके हैं, आदमी के, तो बाहर के काम औरत कर ही नहीं रही है। समझ में आया क्या प्रॉब्लम हुई? मैंने बोला जब आप सोसाइटी को डिवाइड करते हो तो एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। यहाँ पर नुकसान किसको हो रहा है, वुमेन को। क्या नुकसान हो रहा है? एक तो उनके काम की वैल्यू नहीं है और दूसरा पब्लिक लाइफ के अंदर उनकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, स्पेशली पॉलिटिक्स के अंदर। क्योंकि पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ किसका काम है, आदमी का। और आदमी का काम क्यों है? क्योंकि हमने डिसाइड कर दिया कि बाहर के काम कौन करेगा, आदमी करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सोसाइटी को हमने जेंडर के बेस पे डिवाइड किया, उसकी वजह से सोसाइटी में क्या क्रिएट हो गया, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से सोसाइटी में क्या क्रिएट हुआ, वुमेन का जो रोल है उसको इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया और वुमेन का जो पब्लिक रोल है या पॉलिटिक्स के अंदर रोल है वो क्या हो गया, बिल्कुल ही मिनिमल हो गया। तो औरतों को क्या होने लगी, प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि उनको बराबरी की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि सोसाइटी को हमने जेंडर के बेस पे डिवाइड कर दिया और हमने बोला ज्यादा अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगी, आदमी को। आदमी बाहर के काम करेगा, आदमी के काम की वैल्यू, औरत घर के काम करेगा, औरत के काम की वैल्यू नहीं। इसकी वजह से औरतों को बहुत प्रॉब्लम हुई। तो जब औरतों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो औरतों ने अपनी आवाज उठाना स्टार्ट किया और औरतों ने जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए। तो अब सवाल ये बनता है फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है? एक नंबर का सवाल ये भी बन सकता है फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है? ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर आदमी और औरत को बराबर अपॉर्चुनिटी देने की बात कर रहे हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट में ये नहीं है कि सारी अपॉर्चुनिटी फीमेल को दे दो। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है कि आदमी के पास और औरत के पास में बराबरी की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर आप आदमी को पढ़ा रहे हो तो इसका मतलब औरत को भी पढ़ाओ। आदमी अगर घर के बाहर जाके काम करने की उसके पास आजादी है तो औरत के पास भी घर से बाहर निकलकर काम करने की आजादी होनी चाहिए। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या कह रहा है, हमको बराबरी चाहिए, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमको कम नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, बराबरी चाहिए। तो जब मैं पूछूं कि अगर किसी लड़के से पूछता हूं तो वो फेमिनिस्ट है क्या, तो अगर वो लड़का ये फिलॉसफी पे बिलीव करता है कि फीमेल और मेल दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए तो एक लड़का भी फेमिनिस्ट हो सकता है। एक लड़की है जो बोलती है कि लड़कियों को बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए एज कंपैरेटिव टू मेन, तो वो लड़की भी फेमिनिस्ट नहीं है। तो फेमिनिस्ट होना जेंडर के बेसिस पे डिसाइड नहीं करता है। कौन फेमिनिस्ट है कौन फेमिनिस्ट नहीं है ये डिसाइड करता है उसकी सोच कैसी है। अगर वो बराबरी की बात कर रहा है तो वो फेमिनिस्ट है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो जब औरतों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई तो कुछ लोगों ने, जो लोग बिलीव करते थे कि औरतों को भी बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, उन लोगों ने फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए अराउंड द वर्ल्ड। अब जब ये फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए तो इसमें डिमांड क्या थी कि हमको भी बराबरी की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो डिमांड्स ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, जो वर्ल्ड वाइड फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए, इन लोगों ने क्या डिमांड की? सबसे पहले तो उन्होंने यही डिमांड की कि हमको बराबरी का दर्जा मिले एज कंपैरेटिव टू मेन। तो उन लोगों ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स की डिमांड करी फॉर ऑल वुमेन, ठीक है, पर्सनल और फैमिली लाइफ के अंदर। तो पहली डिमांड क्या थी? इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जीवन के सारे एस्पेक्ट्स में हमको बराबरी का राइट और बराबरी की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एज कंपैरेटिव टू मेन। दूसरी डिमांड इनकी क्या थी कि वोटिंग राइट्स। जब ये फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहे थे उस समय बहुत सारी कंट्रीज में वुमेन के पास वोटिंग राइट नहीं थे, तो इन लोगों ने वोटिंग राइट्स की डिमांड की। पहली कंट्री जिसने वुमेन के वोटिंग राइट्स की लीगल बनाया वो थी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 1893 के अंदर वुमेन को वोटिंग राइट्स दे दिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला हमारी इनहैंस लीगल एंड पॉलिटिकल स्टेटस, मतलब हम भी जो है वो चुनाव लड़ सकें, हमको भी इतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि हम भी जो है वो बाहर जाके काम कर सकें, हम भी पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ सकें। इसकी वजह से क्या हुआ? इंप्रूव एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। तो कुल मिला के फेमिनिस्ट लोगों ने 4 डिमांड रखी। सबसे पहले इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सेकंड वोटिंग राइट्स, थर्ड पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस चाहिए हमको, और फोर्थ हमको भी एजुकेशन के अंदर बराबरी चाहिए। हमारी जो एजुकेशन है और हमारा जो करियर अपॉर्चुनिटीज है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तो जब वर्ल्ड वाइड इतने फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए, इसका नतीजा क्या निकला कि वुमेन की जो स्थिति थी वो सुधरी। पहले स्थिति बहुत खराब थी क्योंकि हमने सोसाइटी को जेंडर के बेस पे डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से हमने काम भी डिवाइड कर दिया।
अब वुमेन को हमने लेस वैल्यू वाला काम माना, मेल के काम को हमने ज्यादा वैल्यू वाला काम माना। इसकी वजह से वुमेन के काम को हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, वुमेन का जो पब्लिक रोल था वो बिल्कुल कम हो गया। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो लगते थे कि वुमेन को भी बराबरी का जो है वो हक मिलना चाहिए, उन लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किए। ऐसे मूवमेंट को हम फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। और 4 डिमांड की कि बराबर राइट, बराबर अपॉर्चुनिटी, सेकेंड वोटिंग राइट। न्यूजीलैंड पहली कंट्री है 1893 के अंदर वुमेन को वोटिंग राइट दिए। सेकेंड, हमको भी पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस मिलना चाहिए और हमारी एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज के अंदर इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तो जब फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए और उन लोगों ने डिमांड की, तो इसकी वजह से स्वाभाविक है जब आप अपनी प्रॉब्लम की बात करते हो और प्रोटेस्ट करते हो तो आपकी लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आता है, और वुमेन की लाइफ के अंदर भी इंप्रूवमेंट आया। तो रिजल्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या हुए? जब फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो वुमेन है उसकी लाइफ के अंदर थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स आए। नाउ वी फाइंड, अच्छा क्या रिजल्ट हुए? हमने देखा कि फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए उसके बाद बहुत सारी औरतों ने बाहर का काम करना स्टार्ट कर दिया। पहले औरतों काम कर नहीं रही है, लेकिन जब फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए तब हमने डिमांड ये की थी बराबर अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो जो पहले काम औरतें नहीं कर रही थी वो काम कर रही है, क्योंकि फेमिनिस्ट लोग जो है वो औरतों की हक की बात कर रहे हैं, औरतें खुद अपने हक की बात कर रहे हैं। तो औरतों ने बाहर जाके काम करना स्टार्ट किया। और हम फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद देखते हैं कि जो काम सिर्फ आदमी करते थे वो औरत भी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब औरत बाहर जाके जो है वो लॉयर बन रही है, वो टीचर बन रही है, वो पायलट बन रही है। तो जो पब्लिक रोल है वो औरत का क्या हुआ? इंप्रूव हुआ। तो पहला रिजल्ट तो यही है। नाउ वी फाइंड वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, टीचर्स एक्सेट्रा विच वर अर्लियर कंसिडर्ड नॉट सुटेबल फॉर वुमेन। अब हम देखते हैं कि औरतों ने वो काम करने स्टार्ट किए जो पहले उनके लिए थे ही नहीं, वो काम सिर्फ आदमी के पास थे। ये जो वुमेन की जो कंडीशन है ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई, जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। तो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है इसका सबसे बढ़िया आपको सक्सेस कहाँ देखने को मिली? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया। यहाँ पर जो है वुमेन का पब्लिक रोल के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि वुमेन ने अपनी जो है उनको साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी उसके लिए उन लोगों ने डिमांड करनी स्टार्ट करी। लेकिन इंडिया में क्या स्थिति हुई? इंडिया में जेंडर डिवीजन था तो औरतों को इंडिया में भी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड में जेंडर डिवीजन था तो वर्ल्ड में औरतों को दिक्कत हो रही है। वर्ल्ड में तो औरतों की स्थिति सुधर गई, इंडिया में औरतों की स्थिति फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद कैसी रही? इंडिया में औरतों की सिचुएशन फेमिनिस्ट मूवमेंट से पहले और फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। हाँ, फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन वर्ल्ड में जितनी वुमेन की कंडीशन इंप्रूव हुई, जितना पब्लिक रोल बढ़ा, उतना इंडिया में नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मतलब आदमी उसमें डोमिनेट करता है। इंडियन जो है क्योंकि वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसलिए आप इंडियन सोसाइटी को पेट्रियार्कियल सोसाइटी बोल सकते हो। अब ये पेट्रियार्कियल सोसाइटी क्या होती है? पेट्रियार्कियल सोसाइटी का मतलब आदमी के जो आइडियाज है, तो थॉट्स है, जो उसकी थिंकिंग है, उसकी वैल्यू है। वुमेन की कोई भी वैल्यू नहीं है, वुमेन के आइडियाज, थॉट्स, वैल्यू की रिस्पेक्ट नहीं है। इसका मतलब आदमी को आपने, आदमी की सोच, आदमी की थिंकिंग, आदमी के काम को आपने रिस्पेक्ट दी। वुमेन की सोच, वुमेन के आइडियाज, वुमेन की थिंकिंग, वुमेन के काम को आपने रिस्पेक्ट नहीं दी। तो इंडिया में वुमेन की स्थिति वैसी की वैसी रही, ज्यादा बड़ी नहीं। ठीक है, स्टिल वुमेन लैग बिहाइंड मेन इन इंडिया। फेमिनिस्ट मूवमेंट होने के बाद भी इंडिया में वुमेन की स्थिति आदमी से कम ही है। क्यों? इसके एग्जाम्पल क्या है? क्यों है? सबसे पहले मैंने बोला इंडिया इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। इंडिया में आज भी इंडिया कैसी है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको बाहर घूमने जाना है तो आप परमिशन किससे लोगे? मम्मी से ले लोगे, लेकिन मम्मी बोलेगी एक बार पापा से पूछ लो। तो अब यहाँ पर किसके डिसीजन की वैल्यू ज्यादा है? पापा की। हाँ, कुछ घर है जहाँ पर मम्मी की फाइनल डिसीजन होता है, लेकिन ज्यादातर आज भी इंडिया के अंदर फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है? पापा। तो पापा के डिसीजन की वैल्यू है, मम्मी के डिसीजन की वैल्यू नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। वी कैन से इंडियन सोसाइटी इज पेट्रियार्कियल सोसाइटी। इंडिया की सोसाइटी कैसी है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है उसको आप बोल सकते हो पेट्रियार्कियल सोसाइटी।
अब सवाल ये आता है कि पेट्रियार्कियल सोसाइटी होती क्या है। पेट्रियार्की का क्या मतलब होता है? अ टाइप ऑफ सोसाइटी वेयर मेन हैव मोर पावर एंड वुमेन आर लेस वैल्यूड। पेट्रियार्की क्या होती है? जहां पर आदमी के पास में ज्यादा पावर है और वुमेन की इतनी वैल्यू नहीं है। क्योंकि इंडिया की सोसाइटी मेन डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसको आप पेट्रियार्कियल सोसाइटी बोल सकते हो। इसकी वजह से इंडिया के अंदर वुमेन की स्थिति आज भी इतनी नहीं सुधरी है जितनी सुधरनी चाहिए। वुमेन को आज भी इंडिया के अंदर डिसएडवांटेज है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑपरेशन है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस वुमेन इन इंडिया फेसेस डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज एंड ऑपरेशन। क्योंकि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसलिए आज भी औरतों को डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज, ऑपरेशन फेस करना पड़ता है। क्योंकि आदमी ज्यादा पावरफुल है, वुमेन इतनी पावरफुल नहीं है, उनकी इतनी वैल्यू भी नहीं है। तब जब मैं ये बोलता हूं कि इंडिया के अंदर वुमेन की स्थिति जो है, वुमेन को आज भी डिसएडवांटेज है, आज भी डिस्क्रिमिनेशन है, आज भी ऑपरेशन है, इसके एग्जाम्पल तो बताओ सर। सिर्फ बोल ही रहे हो आप तो इसके एग्जाम्पल देखो। क्या है? क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज एंड ऑपरेशन फेस बाय वुमेन इन इंडिया। 5 मार्क्स का आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वुमेन को क्या डिस्क्रिमिनेशन, क्या डिसएडवांटेज, क्या ऑपरेशन फेस करना पड़ता है इंडिया के अंदर, एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहला यही देख लो कि इंडिया में अगर आप लिटरेसी रेट उठाओगे तो आदमी की लिटरेट ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू औरतें। इसका मतलब आपने आदमी को ज्यादा पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी, आदमी औरत को कम। तो आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट किया ना एजुकेशन देने में। पेरेंट ने ज्यादातर मेल को एजुकेशन दी, फीमेल को नहीं दी। तो हमको यही पता चल रहा है कि उसने डिस्क्रिमिनेशन किया, औरतों को डिसएडवांटेज है आज भी। तो अगर आप लिटरेसी रेट उठाओगे तो वुमेन की लिटरेसी रेट कम है एज कंपैरेटिव टू मेन। तो इसको साफ देख के पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो दोनों की लिटरेसी रेट बराबर होती या थोड़ा बहुत अंतर होता, बहुत बड़ा गैप देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मेल की लिटरेसी रेट 76 है तो वुमेन की कितनी है? 54, 20% कम है। 20 क्या 22% कम है। इसका मतलब औरतों को पढ़ाया नहीं। इसका मतलब आदमी चाहता है आज भी कि आदमी का जो है वैल्यू ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू वुमेन, इसलिए वुमेन की एजुकेशन पे हमने ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहला तो यही है, फीमेल आर लेस इन हायर एजुकेशन एज कंपैरेटिव टू मेल बिकॉज पेरेंट्स स्पेंड मोर मनी ऑन मेल एजुकेशन। डिस्क्रिमिनेशन है, हायर एजुकेशन में अभी भी लड़कियां इतनी नहीं एज कंपैरेटिव टू मेल। पेरेंट अपने जो है लड़का उसकी पढ़ाई पे ज्यादा खर्च करते हैं एज कंपैरेटिव टू फीमेल। रिजल्ट ऑफ दिस इज सीन इन लिटरेसी रेट। क्योंकि हमने औरतों को पढ़ाया नहीं, हमने सिर्फ आदमी को पढ़ाया है, तो इसकी वजह से आपको लिटरेसी रेट में साफ देखने को मिलता है कि फीमेल की लिटरेसी रेट कम है एज कंपैरेटिव टू मेल। फीमेल की कितनी है? 54 और मेल की कितनी है? 76। दूसरा क्या है? लेस नंबर ऑफ वुमेन इन हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब। अगर आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट देखोगे, जैसे कंपनीज के सीईओज देखोगे, बिजनेसमैन देखोगे, पॉलिटिशियन देखोगे, तो ज्यादातर सब मेल है, ज्यादातर सब मेल है। अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की लिस्ट निकालोगे तो उसमें भी सारे मेल है, इक्का दुक्का छोड़ के। इंडिया की एक ही प्राइम मिनिस्टर थी फीमेल, इंदिरा गांधी, बाकी सारे मेल है। प्राइम मिनिस्टर की बात कर लो तो दो प्रेसिडेंट की बात कर लो, द्रौपदी मुर्मू और प्रतिभा पाटिल जी, ये 2 ही प्रेसिडेंट थी, बाकी सारे मेल थे। इसका मतलब क्या? जितनी भी हाई जॉब्स है, हाई पोजीशन है, वहां पर आज भी आपको मेल देखने को मिलते हैं, फीमेल नहीं है। इसका मतलब फीमेल केपेबल नहीं है क्या? बिल्कुल केपेबल है, लेकिन आपने उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी। जब आपने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, इसका मतलब क्या है? वुमेन के साथ में इंडिया में आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है, ऑपरेशन फेस हो रहा है। तो 2 एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए, लिटरेसी रेट औरतों की कम है और हाईली पेड जॉब्स के अंदर औरतें कम है। तीसरा क्या है? अनपेड जॉब्स। क्योंकि जेंडर डिवीजन की वजह से क्या हुआ, सोसाइटी में हमने सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर या जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया। इसका मतलब हमने औरतों को घर का काम दे दिया। जब औरतें घर का काम कर रही है, इसका मतलब उसके काम की वैल्यू ही नहीं है क्योंकि पापा कमा के लेके आ रहे हैं, मम्मी घर का काम कर रही है, तो घर के काम की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि उसकी वैल्यू है। अगर वही काम करने के लिए अगर आप कोई मेड हायर करते हो तो उसके पैसे देने पड़ते हैं आपको, लेकिन हमको उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि जो है औरतें ज्यादा काम करती है एज कंपैरेटिव टू मेल। एक सर्वे है जिसमें बताया है कि 24 घंटे हैं, उसमें से वुमेन ज्यादा काम कर रही है एज कंपैरेटिव टू मेल, लेकिन फिर भी औरतों के काम की वैल्यू नहीं है।
तो औरतें जितना भी काम कर रही है उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी हम लोग मानते ही नहीं है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, अनपेड जॉब्स। वुमेन आर नॉट पेड फॉर डोमेस्टिक वर्क एंड ऑल्सो नॉट पेड फॉर एक्स्ट्रा वर्क दे डू। औरतें जो घर का काम करती है उसका कोई पैसा नहीं है, और वो जो एक्स्ट्रा काम भी कर रही है उसका भी कोई पैसा नहीं कर रही है। एक स्टैटिस्टिक्स है, वुमेन वर्क मोर 1 hour मोर देन मेन। तो 3 हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया कि औरतों को कैसे जो है वो ऑपरेशन हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। चौथा क्या है, वेज डिफरेंस। सेम काम औरत कर रही है, सेम काम आदमी कर रहा है, लेकिन आदमी को उस काम के ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और औरत के उस काम को कम पैसे मिल रहे हैं। इसको एक एग्जांपल से समझो। आपने मजदूर बुलाए, आप घर बना रहे हो, मजदूर बुलाए, मजदूर में जो मेल है उसको आपने 500 रुपए दिए, फीमेल को आपने 300 रुपए दिए। सेम काम कर रहे, दोनों मजदूरी का काम कर रहे, लेकिन फिर भी आपने फीमेल को क्या दिया, कम पैसे दिए एज कंपैरेटिव टू मेल। तो ये क्या दिखाता है कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप, समझ रहे हो आप। तो औरतों के साथ बहुत यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्पाइट इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट, मतलब सरकार कहती है कि सेम काम के सबको बराबर पैसे मिलने चाहिए। तो इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट है, कब का है, 1976 का। क्या कहता है, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, सेम काम के लिए सबको बराबर पैसा मिलेगा, लेकिन वुमेन आर पेड लेस एज कंपैरेटिव टू मेन फॉर द सेम वर्क। लेकिन फिर भी हम औरतों को कम पैसा देते हैं एज कंपैरेटिव टू मेन सेम काम के लिए। तो ये जो है वो चौथा पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट देखोगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है हमारे यहाँ पर फेवरेबल नहीं है, मेल ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू फीमेल। हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 919। मतलब अगर 1000 लड़के हैं तो उसमें लड़कियां कितनी है, 919। ये होना तो चाहिए था 1000 लड़कों पे 1000 लड़कियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सेक्स रेशियो कम है। क्यों कम है, क्योंकि इंडिया में प्रिफर करते हैं कि हमारे यहाँ पे लड़का हो लड़की नहीं हो। और कुछ लोग तो अबॉर्शन भी करवा देते हैं, जैसे पता चलता है कि लड़की है तो अबॉर्शन करा देंगे। तो ये क्या है कि लड़कियां हम चाहते ही नहीं। तो एक तरह से क्या है, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ही तो कर रहे हो आप यहाँ पे लड़कियों के साथ में। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो से भी पता चलता है कि भारत की सोसाइटी फीमेल के लिए इतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि सेक्स रेशियो यहाँ पर जो है वो कम है। सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन हैज लेड टू डिक्रीज इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। इंडिया का कितना है, 919। अच्छा, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे सेक्स रेशियो 900 से भी कम है, कुछ जो है वहां पर 900 से भी कम है। ये देखो, ये एग्जाम ये आपके सामने दिख रहा है, ये जो लाइट ग्रीन वाला दिख रहा है यहाँ पर बिलो 875 है। फॉर एग्जांपल आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा कम है। और ये जो पिंक है यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो बढ़िया है, जैसे केरला हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए। ठीक है, तो कलर जितना डार्क हो रहा है उतना बढ़िया है। कुल मिला के हमको वुमेन के साथ ऑपरेशन हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कैसे पता चल रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो भी हमारे यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। चाइल्ड सेक्स रेशियो इज बिलो 900 इन हरियाणा, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो 900 से कम कहाँ पर है। तो जो है आपके सामने 3 स्टेट्स है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और हरियाणा। तो हमने कितने पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए 5 डिस्क्रिमिनेशन पढ़ लिए। छठा क्या देखो, वायलेंस जितनी भी है, जितने भी आप वायलेंस के केसेस देखोगे वो वुमेन के खिलाफ है, आदमी के खिलाफ बहुत कम जो है वो वायलेंस के केसेस है। आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करोगे तो डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा आदमी औरत पे कर रहा है। बहुत कम ऐसे एग्जांपल है जिसके अंदर औरत आदमी के ऊपर जो है वो वायलेंस कर रही है। तो वायलेंस से भी हमको पता चल रहा है कि विक्टिम कौन है, यहाँ पर औरतें ज्यादा विक्टिम है एज कंपैरेटिव टू मेल। इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें विक्टिम है ही, मेन विक्टिम है ही नहीं, मेन भी विक्टिम है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो औरतें ज्यादा विक्टिम है एज कंपैरेटिव टू मेन। आपको एक्सेप्शन नहीं देखना है, आपको जर्नल देखना है कि सोसाइटी में एज ए जर्नल क्या चल रहा है। कुछ घरों में जरूरी थोड़ी है हर घर के अंदर जो है वो मेल चाइल्ड चाहते हैं, कुछ फैमिली चाहते हैं फीमेल चाइल्ड हो उनके वहां पर, तो वो कुछ ही है। ज्यादातर नंबर वाले कौन है, कुछ लोग अपने जो है वो बेटे को और बेटी को बराबर एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बेटे को एजुकेशन दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है। तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू वायलेंस अगेंस्ट मेन। वुमेन फेस हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस आउटसाइड एंड इनसाइड वर्क। अर्बन एरिया आर अनसेफ फॉर वुमेन. These problems cannot be solved until and unless women control the power by more women political representation.
अब मैंने बोला कि वुमेन के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? लिटरेसी रेट उनकी कम है, लिटरेसी रेट उनकी क्या है? लिटरेसी रेट उनकी कम है। सेकंड, ज्यादातर बड़ी पोजीशन पे जो है वो मेल है। सेकंड, वुमेन को अनपेड वर्क हो रहा है। थर्ड, वेज डिफरेंस हो रहा है। फिफ्थ आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है। सिक्स क्या है? वुमेन के खिलाफ वायलेंस बहुत है। अब ये इतनी सारी प्रॉब्लम वुमेन को हो रही है, इनका सोल्यूशन क्या है? जब तक वुमेन खुद पॉलिटिक्स में आकर अपने लिए लॉज नहीं बनाए तब तक इनका सुधार नहीं हो सकता। तो अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं कि वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। इंडिया में वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि वुमेन को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज, ऑपरेशन फेस किया जाता है। यहाँ पर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, जहाँ पर औरतें घर का बाहर काम नहीं करती है। तो इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी वुमेन का क्या है? कम है। कितना कम है? देखो, अगर आप 2019 की बात करो तो लोकसभा मतलब एमपी की अगर आप बात करो तो सिर्फ 14.3% एमपी वुमेन है। मतलब अगर 100 एमपी हैं, आप 100 एमपी से मिलोगे तो उसमें से सिर्फ 14 एमपी आपको वुमेन मिलेगी। और यही अगर आप एमएलए की बात करो, स्टेट असेंबलीज की बात करो, एमएलए की बात करो तो उसमें से 5% है। मतलब 100 एमएलए से मिलोगे तो सिर्फ 5% ही वुमेन एमएलए हैं, बाकी सारे क्या है? मेल है। अभी मैंने बोला वुमेन को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? कि वुमेन ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स में आए और अपने लिए लॉज बनाए, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसकी आवाज उठाए ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही वुमेन का कम है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही कम है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया इज वेरी लो एंड इट इज बिहाइंड एवरेज ऑफ सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। हमारा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है इंडिया में वुमेन का, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की, जो हमसे कम डेवलप्ड है, उनमें वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमसे ज्यादा है। हमारा कितना है? 2019 का लोकसभा का डेटा बताता है 14.36 और एमएलए का बताता है <5। वर्ल्ड का एवरेज कितना है? 21%। मतलब वर्ल्ड में अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे 100 लोगों में से 21 वुमेन होगी, बाकी मेल होंगे। लेकिन इंडिया में तो उससे भी कम है। वर्ल्ड में भी ये कोई अच्छा नंबर नहीं है, जबकि ये क्योंकि औरतें सोसाइटी का आधा हिस्सा है तो 50% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड में भी कम है, लेकिन इंडिया में वो वर्ल्ड का जो एवरेज है उससे भी कम है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं है। देखो ये वर्ल्ड का एवरेज है, सॉरी वर्ल्ड का एवरेज 24 है, ठीक है। वर्ल्ड का एवरेज कितना है? 24 और उसमें इंडिया का कितना है? 11.8। अब ये अलग डेटा क्यों है? क्योंकि ये जो है 2018 की बात कर रहे हैं। 2018 के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इतना है और 2019 में कितना है? 14.36। तो आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे मैंने 14.36 लिखा है, ये 2019 का है, ये डेटा 2018 का है जिसमें 11.8 है। कुल मिला के वर्ल्ड एवरेज से हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? कम है। अब वुमेन को प्रॉब्लम भी हो रही है, सोल्यूशन निकालना है, पॉलिटिक्स के थ्रू निकलेगा, लेकिन वुमेन का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन भी कम है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने फेडरलिज्म, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया, हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया और लोकल गवर्नमेंट बनाई। उसके अंदर मैंने बताया कि जब हमने अमेंडमेंट किया उसमें हमने 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व कर दी? वुमेन के लिए। अगर 100 सरपंच के चुनाव होंगे तो 33 सरपंच कौन होगी? वुमेन होगी। इससे क्या हुआ? वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या हुआ? बढ़ा। 10 लाख वुमेन जो है वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर किसी ना किसी तरीके से रूल कर रही है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। और हाल ही में मोदी जी वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आए, जिसके अंदर वो एमपी और एमएलए के अंदर भी जो टिकट बटेंगे उसमें भी वुमेन का रिजर्वेशन उन लोगों ने तय कर दिया। तो जो 29 के बाद जो चुनाव होंगे, जो 29 का चुनाव होगा उसमें वुमेन को जो है वो 1/3 सीट्स वहां पर भी रिजर्व कर दिए। इसके लिए मोदी जी एक प्रोग्राम लेके आए जिसका नाम है नारी शक्ति बंधन अभियान, ठीक है। वेज टू इंप्रूव वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। इंडिया में क्या तरीके हैं जिससे हम वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दें? तो एक ही तरीका है कि आप वुमेन को रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है तो आप रिजर्वेशन दे दो लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में, लोकल गवर्नमेंट में। पहला हमने देखो क्या किया, 1/3 सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, फॉर एग्जांपल पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 सीट्स हमने वुमेन के लिए रिजर्व कर दी लोकल गवर्नमेंट में। इसकी वजह से क्या हुआ?
which resulted into 10 lakh women representation in rural and urban local bodies। मतलब 10 लाख वुमेन जो है वो किसी ना किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है लोकल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंदर। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 नारी शक्ति वंदन अभियान, इसके तहत क्या किया, 33% मतलब 1/3 सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज एंड दिल्ली असेंबली फॉर वुमेन विल बी रिजर्व। तो जैसे हमने लोकल गवर्नमेंट में वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व की, वैसे ही हमने एमएलए और एमपी के चुनाव के अंदर भी वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व कर दी। कब आया ये एक्ट, 2023 में। एक्ट का एक्चुअली में नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अभियान। कौन लेके आया, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये हमारा था आज का चैप्टर जिसके अंदर हमने पढ़ा जेंडर डिवीजन। क्या पढ़ा हमने, जेंडर डिवीजन। इस जेंडर डिवीजन में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा जेंडर का मतलब क्या होता है। जेंडर का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल। इस जेंडर के ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हमने सोसाइटी को क्या कर दिया, जेंडर डिवीजन। हमने सोसाइटी को क्या कर दिया, जेंडर के बेस पे बांट दिया। तो जेंडर डिवीजन क्या होता है, जहां पर अनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पेमेंट, प्रोग्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो जेंडर डिवीजन है ये सोशल हायरार्कियल नेचर में। लोगों को लगता है ये जेंडर डिवीजन नेचुरल और अनचेंजेबल है, लेकिन ये स्टीरियोटाइप और एक्सेप्शन के ऊपर बेस्ड है। इस जेंडर डिवीजन की वजह से सोसाइटी में क्या क्रिएट हो रहा है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, या आप उसको बोलते हो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा, जब मैंने ये बोला कि जेंडर डिवीजन जो है वो नेचुरल है और अनचेंजेबल है, लेकिन ये एक्चुअली में किसके ऊपर बेस्ड है, स्टीरियोटाइप पे। इस पे आपको कैसे पता चलता है, क्योंकि ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या बोलता है कि आपने जो है वो काम को बांट रखा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो जब आपने बोल दिया कि बाहर के काम आदमी करेगा और अंदर के काम औरत करेगी, ये नेचुरल है और ये अनचेंजेबल है। लेकिन रियलिटी में क्या देखने को मिलता है कि बाहर के काम औरत भी कर रही है और घर के काम आदमी भी कर रहा है। तो ये नेचुरल नहीं है, ये अनचेंजेबल नहीं है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, स्टीरियोटाइप के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब जब औरतों को प्रॉब्लम हुई तो औरतों ने फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए। औरतों ने क्या किए, फेमिनिस्ट मूवमेंट उन लोगों ने स्टार्ट किए। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं, ऐसे मूवमेंट जो औरतों को बराबरी देने की बातें करती है। औरतों ने फेमिनिस्ट मूवमेंट करके अपनी 4 डिमांड रखी, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, वोटिंग राइट्स। पहली कंट्री जिसने वुमेन को वोटिंग राइट दी वो थी न्यूजीलैंड। 1893 में उन्होंने वुमेन को वोटिंग राइट दी है। फिर उन्होंने बोला हमको लीगल और पॉलिटिकल स्टेटस चाहिए, हमको हमारे एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज में इंप्रूवमेंट चाहिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि औरतों को जो पहले घर के बाहर के काम नहीं करती थी, अब औरतें घर के बाहर के काम कर रही है। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, इनके अंदर तो जो है नॉर्वे, फिनलैंड, आयरलैंड, इनमें वुमेन की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया में वुमेन आज भी जो है वो पिछड़ी हुई है। क्यों पिछड़ी हुई है, क्योंकि इंडिया की सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। इंडिया की सोसाइटी पेट्रियार्कियल सोसाइटी है। पेट्रियार्कियल क्या होती है, जिसके अंदर आदमी ज़्यादा पावरफुल है और वुमेन की जो है वो लेस वैल्यू है। क्योंकि इंडिया की सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पेट्रियार्कियल सोसाइटी है, इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज और ऑपरेशन फेस करना पड़ता है। इसका क्या एग्जांपल है, इसका सबसे पहला एग्जांपल तो यही है कि लिटरेसी रेट उठाओगे तो बराबर नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स मेल एजुकेशन पे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं एज कंपैरेटिव टू फीमेल। मेल का जो लिटरेसी रेट है वो 76 है, फीमेल का लिटरेसी रेट 54 है। फिर आप देखोगे हाईली पेड जॉब जो है उसके अंदर ज़्यादातर मेल है एज कंपैरेटिव टू फीमेल। तीसरा मैंने बताया कि वुमेन का जो है वो वर्क की ज़्यादा वैल्यू नहीं है और उनको पैसे भी नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल वुमेन घर का काम करती है तो उसको पैसे नहीं मिलते और उसकी वैल्यू भी नहीं है, जबकि वुमेन ज़्यादा काम करती है, 1 घंटे आदमी से ज़्यादा काम करती है। वेज डिस्क्रिमिनेशन भी है हमारे यहाँ पर। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है जिसके अंदर बोला जाता है कि बराबर काम के लिए बराबर पैसा, लेकिन फिर भी आदमी को ज़्यादा पैसा मिलता है एज कंपैरेटिव टू मेल। फिफ्थ रीजन है चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। हमारे यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है, लेकिन कुछ स्टेट्स में तो 900 से भी कम है। कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब। वुमेन के खिलाफ वायलेंस ज़्यादा है एज कंपैरेटिव टू मेल। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वुमेन के खिलाफ। अगर वुमेन को अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है तो वो कैसे होगा, वो पॉलिटिक्स में आए और अपनी बात, अपने मुद्दे रखें और उनके लिए लॉ बनाए। लेकिन वुमेन इंडिया में वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी कम है। क्यों कम है, क्योंकि वुमेन को बाहर जाके काम करने नहीं दिया गया, वुमेन को पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ने नहीं दिया। इंडिया में जो वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो अगर आप लोकसभा की बात करोगे 2019 के अकॉर्डिंग तो वो है 14.36% और 2018 के अकॉर्डिंग है 11.8%।
अगर आप स्टेट असेंबलीज की बात करोगे तो 5% से भी लेस है। लेकिन इंडिया में अगर अपन देखें तो इंडिया का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, वो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज से भी कम है। वर्ल्ड का जो एवरेज है वो है 24% और हमारे यहाँ पे एवरेज है 10 से 12% के आसपास। ठीक है, अब वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है वो सीट्स रिजर्व कर दे। तो हमने लोकल गवर्नमेंट में सीट्स रिजर्व की, उसका नतीजा ये रहा कि वुमेन का जो लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन है वो 10 लाख वुमेन लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। और हाल ही में हमने वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 जिसको हम नारी शक्ति वंदन अभियान बोलते हैं, उसके तहत हमने 1/3 सीट्स एमएलए और एमपी के अंदर भी वुमेन के अंदर रिजर्व कर दी, ताकि उनकी स्थिति जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद हमने पढ़ा जो है वो इंडिया में लैग कर रही है वुमेन। ठीक है, फिर हमने वुमेन के लिए डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन के एग्जाम्पल पढ़े। फिर हमने वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पढ़ा और इस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने वाले। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आएगा हमारा मंडे को शाम 4 बजे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आज के लेसन में इतना ही। आई होप आपको जो है ये लेसन पसंद आया। आपको अगर ये पसंद आया तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तब तक के लिए हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।